स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, और उस इलेक्ट्रॉन पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो चार्ज पार्टिकल जब तक रेस्ट में होता है, जब तक चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता, तब तक उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ फोर्स लगाता है मूविंग चार्जेस पे, और जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, फोर्स का जो एक्सप्रेशन आता है, वो आपका आता है Q टाइम्स V क्रॉस V, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसमें, सी पार्ट, रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक, अगर रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा। फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, ढंग से समझना है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लिया मास m है, चार्ज इस पर q है, और वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है जिसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है, और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, और उसमें प्रोजेक्ट कर दिया गया, मान लिया किसी वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगेगा, उसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का भी होगा और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स का भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा, तो वो सिंपली हो जाएगा Q इंटू E, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, प्लस मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q टाइम्स V क्रॉस V। तो ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हुआ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। ये जो टोटल एक्सप्रेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। ठीक, बहुत ज़्यादा आप इसमें ऐसा कर सकते हो, Q कॉमन ले सकते हो, और E वेक्टर E प्लस V क्रॉस V। ठीक, ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा ये आपका लॉरेंज फोर्स का होगा। जितने भी बोल्ड से लिखे हैं वो सारे वेक्टर्स हैं, बोल्ड से लिखा गया है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये, तो क्या आंसर बनेगा आपका, ए पार्ट। ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, बोथ हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या है, सेम है, एंटर परपेंडिकुलरली इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, जब परपेंडिकुलर एंटरिंग होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है, जब पैरेलल एंटर या एंटी पैरेलल एंटर करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और किसी एंगल पे एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल होता है। इसमें परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, इसका मतलब पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। फॉर मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस RP एंड RD रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, उनकी रेडियस जो है उनको कंपेयर करवाया गया, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूला होता है mv/qb। mv क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम बाई क्यूबी बन गया, और मोमेंटम नहीं, हमको काइनेटिक एनर्जी में चाहिए, तो ये हो जाएगा √2mk/qb। ठीक, तो इसमें आपको गौर से देखना है, चार्ज प्रोटॉन हो या ड्यूट्रॉन हो, चार्ज दोनों पे क्या होगा, सेम, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम, तो सिर्फ बचा क्या, मास। ठीक है, प्रोटॉन का मास अगर हम m मान लें तो ड्यूट्रॉन का मास कितना मानना पड़ेगा, 2m। उसमें एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो उसका मास कितना मानना पड़ेगा आपको, 2m। इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, कैपिटल R है, चलो स्मॉल r से मान लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा √ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन, जो कितना आने वाला है, ये आपका आने वाला है 1/√2। तो इसका मतलब ड्यूट्रॉन की जो रेडियस आने वाली है वो आपके आने वाली है √2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन both moving with the same velocity v enters into a region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of particle। perpendicular field में enter कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही सर्कुलर मोशन करेंगे। they will now move in a circular orbit such that, अब जरा ढंग से समझना, एक तो प्रोटॉन है आपके पास और एक इलेक्ट्रॉन है,
चार्ज दोनों पे सेम होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, मासेस लेकिन काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो प्रोटॉन का मास अराउंड 1836 टाइम्स m होता है। चार्ज दोनों पे सेम होते हैं, बस एक पे प्लस ई होता है, इस पे प्लस ई होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा आपका माइनस ई। ठीक, वेलोसिटी दोनों की सेम दे रखी है v। अब सर्कुलर ऑर्बिट में परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें इनकी सेम होंगी, क्या क्या चीज़, देयर टाइम पीरियड विल बी सेम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है 2πm/qb। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मान लिया चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन मास जो है वो काफ़ी डिफरेंस, इसलिए टाइम पीरियड दोनों का सेम नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत है। टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन विल बी हायर, परफेक्ट। प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये सही है एकदम। टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी हायर, ये गलत है। देयर ऑर्बिटल रेडियाई विल बी सेम, उनकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो सेम होगी, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है mv/qb। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों के लिए सेम है, मैग्नीट्यूड में तो एटलीस्ट सेम है ही, वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन मास में काफ़ी डिफरेंस है, जब मास में डिफरेंस है तो रेडियस में भी काफ़ी डिफरेंस होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा, तो आंसर सिर्फ बनेगा बी पार्ट। An electron is moving on a circular path of radius r with speed v in a transverse magnetic field capital B. E by m for it will be, E by m कितना होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है r की रेडियस में घूम रहा है v की स्पीड में, तो r का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है mv/qb या qb, ये होता है, ठीक। आपको चाहिए ई बाई एम रेशियो, मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से अगर आप चार्ज अपॉन मास का रेशियो लिखोगे तो ये हो जाएगा v/rb, ये आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो, वेलोसिटी अपॉन रेडियस इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर क्या बनेगा आपका ए पार्ट। A charged particle of mass small m and charge small q describes a circular motion of radius small r in a uniform magnetic field of strength capital B. The frequency of revolution, frequency revolution की क्या होगी, तो टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन का कितना होता है, तो होता है 2πm/qb। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी रिवॉल्यूशन की, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 1/t, तो वो हो जाएगी qb/2πm, तो आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन विद इक्वल मोमेंटा एंटर परपेंडिकुलरली इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंटम दोनों इक्वल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व्ड और पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी लेस कर्व्ड, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछ रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mb/qb। अब ये mb है, यही है मोमेंटम, तो इसको आप लिख सकते हो p/qb। अब मोमेंटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम दिया हुआ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, और चार्ज भी दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का होता है, बस एक का प्लस एक का माइनस, तो एक का सर्किल अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो दूसरे का सर्किल कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, बस इतना अंतर रहेगा। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और जो उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो भी क्या है, सेम, तो बोथ आर इक्वली कर्व, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी पार्ट। Two ions having masses in the ratio 1:1 and charges in the ratio 1:2 are projected in a uniform magnetic field perpendicular to the field, यानी सर्कुलर मोशन करेंगे with the speeds in the ratio 2:3। तो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ along which the two particles move, आर का रेशियो पूछा है, तो मासेस का रेशियो दोनों का मास m मान लेते हैं, 1:1 है, चार्ज का रेशियो 1:2 है, तो इसका अगर चार्ज q है तो इसका चार्ज 2q। स्पीड सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, स्पीड्स का रेशियो 2:3 है, तो इसकी स्पीड अगर 2v है तो इसकी स्पीड 3v है। तो आपसे रेडियस का रेशियो पूछा जाए, रेडियस जो होती है वो होती है mv/qb, ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम। तो पहले पार्टिकल की जो रेडियस आने वाली है वो आने वाली m × 2v/qv,
और दूसरे पार्टिकल की जो रेडियस आने वाली है R2 m इंटू 3v ओवर 2q इंटू b। तो जो अगर हम रेशियो निकालेंगे R1:R2 का तो भी आ जाएगा 2/3/2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4:3। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। In the given figure, the electron enters into the magnetic field. It deflects in the, ये गिवन फिगर है, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वो आपसे पूछा गया। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आपको दिख ही रही है, इस तरफ है, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा उस पर, फोर्स जो लगता है पॉजिटिव चार्ज पे लगता है v×v की डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो v×v की डायरेक्शन में होती है, और अगर चार्ज निगेटिव हो जाए तो उसके अपोजिट हो जाती है, v×v निकालेंगे उसका अपोजिट। तो जरा अगर आप इस केस में वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करोगे v×v, तो राइट हैंड यूज़ करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स पहले रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उनको कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, यानी v×v की डायरेक्शन तो आ रही है अपवर्ड्स। लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कहाँ बेंड कर जाएगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड करेगा इस तरह से। तो इट डिफ्लेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, लेकिन डायरेक्शन अगर पूछी जाएगी तो -y एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, -y एक्सिस, डी पार्ट। A charged particle of mass small m and charge q travels on a circular path of radius r that is perpendicular to a magnetic field b। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर पाथ मूव करेगा, और टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल होता है 2πm/qb। टाइम पीरियड कितना होता है, 2πm/qb। टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ज़्यादा वेलोसिटी लेके पार्टिकल आएगा तो बड़ी रेडियस में घूमेगा, कम वेलोसिटी लेके आएगा तो छोटी रेडियस में घूमेगा। तो टाइम उसको हर सिचुएशन में क्या लगना है, सेम ही लगना है, 2πm/qb, बी पार्ट। A beam of electrons is oscillated through a potential difference V. It is then passed normally through a uniform magnetic field where it moves in a circle of radius r. It would have moved in a circle of radius 2r if it were initially oscillated through a potential difference of, ठीक है। कह रहे हैं अगर वो v पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को एसलेट कर रहे हैं एक बीम को, तो वो अगर हम v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एसलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम को, तो वो कितनी, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करती है वो बीम, तो कितनी रेडियस में घूमती है, r की रेडियस में। तो पूछ रहे हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको एसलेट करें ताकि ये 2r की रेडियस में घूमे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो आप कैसे करेंगे इसको हम, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है mv/qv होता है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट करके लिखें तो वो हो जाएगा 2mk/qb, ठीक। अब यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी चार्ज, किसी भी मान लिया इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से अगर एसलेट किया तो उस पर उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो E/v हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अब ये जो k है, इस k की जगह अगर हम लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2m/e/v अपॉन इसको अगर अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा q²b², इलेक्ट्रॉन है तो ये e²b² बनेगा, ठीक। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो रेडियस है वो अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल आ रही है, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड वही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही है, इलेक्ट्रॉन का मास वही है, तो जो रेडियस आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, अंडर रूट ऑफ v के। यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जिससे आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, एसलेट कर रहे हो। तो अगर रेडियस डबल करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। तो अगर आप 2r रेडियस में घुमाना चाहते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन को एसलेट करेंगे वो हो जाएगा आपका 4v। A proton is moving along the negative direction of x-axis in a magnetic field directed along the positive direction of y-axis। एक प्रोटॉन है, मान लीजिए प्रोटॉन है और ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। और किस रीजन में, एक ऐसे रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ठीक है। प्रोटॉन है मान लिया, +q मान लेते हैं, उस पर चार्ज है और m उसका मास है।
तो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, किधर बेंड करेगा, तो ये देख लो फोर्स किधर लगेगा इसमें। तो जब आप इसको v क्रॉस v करोगे तो जो फोर्स आ रहा है, जब आप v क्रॉस v करोगे, v से v की तरफ जब हम जाएंगे तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ। तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, जेड एक्सिस की तरफ। प्रॉपर अगर हम देखें तो माइनस जेड एक्सिस होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, माइनस जेड एक्सिस, और माइनस जेड एक्सिस कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको जेड एक्सिस में चला सकते हो, क्योंकि जेड एक्सिस में प्लस और माइनस दोनों ही होती हैं, एक्स एक्सिस में प्लस एक्सिस और माइनस दोनों ही होती हैं। तो आप इसमें आप आंसर कह सकते हो कि सी पार्ट आंसर है इसका। A proton, a deuteron and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in circular trajectory in a constant magnetic field if Rp, Rd, R alpha denote respectively the radius of trajectory of these particles। देखो प्रोटॉन का मास अगर m है और चार्ज मान लिया q है, तो ड्यूट्रॉन का मास जो होगा वो 2m होगा और चार्ज कितना होगा, q ही होगा। और अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा, उस पर चार्ज कितना होगा, 2q। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल मास बन जाएगा 4m और चार्ज क्या हो जाएगा, 2q। ठीक, और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेजेक्टरीज सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहे हैं। तो इनकी रेडियस के बीच में कंपैरिजन करवा रहा है, तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, mv/qv। अभी कह रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो आएगा √2mk/qv। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, √m प्रोपोर्शनल टू √m/q के प्रोपोर्शनल। ठीक, तो r, अगर हम प्रोटॉन के बारे में बात करें तो अगर प्रोटॉन की रेडियस r है तो ड्यूट्रॉन की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ड्यूट्रॉन पे चार्ज तो वही है सेम, लेकिन मास डबल हो गया है, तो मास अंदर अगर डबल करोगे तो ये √2 टाइम्स r हो जाएगा। ठीक, और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करें, अल्फा पार्टिकल की रेडियस कितनी होगी, तो इसमें क्या हुआ है, मास हुआ है 4 टाइम्स और चार्ज हुआ है डबल। तो मास की जगह 4m पुट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और चार्ज की जगह 2q पुट करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस वही होगी जो कि प्रोटॉन की रेडियस है, यानी r। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस तो क्या रहेंगी, सेम, और ड्यूट्रॉन की रेडियस थोड़ी सी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो क्या आंसर बनेगा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस तो वही रहेगी सेम, और ड्यूट्रॉन की रेडियस थोड़ी सी क्या रहेगी, ज़्यादा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। A charged particle travels along a straight line with a speed v in a region where both electric field and magnetic field are present। कह रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और स्पीड v से, यानी कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, यानी उसमें नेट फोर्स क्या है, 0, और ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो, नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाए और पार्टिकल फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहे। तो इस तरह की सिचुएशन का एक स्पेशल केस बनता है, वो केस ये होता है कि एक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसकी इस तरफ वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस की तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा वो Q × E होगा, और वो किससे बैलेंस हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स से। और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो नीचे की तरफ लगता है। अगर आप v×v करके देखोगे, राइट हैंड रूल से v×v करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो -y डायरेक्शन में आएगा, और कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा Q टाइम्स, वैसे v×v होता है, सॉल्व करोगे तो QVV बनेगा ये। और अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो पार्टिकल पे नेट फोर्स 0, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ आगे चला जाएगा। तो कंडीशन जो बन रही है वो ये बन रही है, Q × E मस्ट बी बैलेंस्ड बाई Q टाइम्स v×v, QVV।
क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आपका आ रहा है v इंटू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये कंडीशन बनेगी। तो आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। ई जो है वो v इंटू वी के बराबर है, एट द सेम टाइम दोनों फील्ड क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ से एक चीज़ समझ में और आती है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के बराबर होता है, तो इसकी डायमेंशन होगी LT माइनस 1। क्लियर। A particle of charge small q and velocity small v passes undeflected through a space with non-zero electric field and magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल है वो एक ऐसे फील्ड में से अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहा है जिसमें नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये सिचुएशन तो पिछले क्वेश्चन जैसी हुई, उसमें हमने एक स्पेशल सिचुएशन बनाई थी कि अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, और पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड उसका जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए और वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो तभी हो सकता है जब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्यू ई, और इस सिचुएशन में जब आप वी क्रॉस वी करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स क्यू टाइम्स वी से बैलेंस हो जाए एग्जैक्टली, और वहाँ से जो रिलेशनशिप आई थी वो आई थी ई इज इक्वल टू वी टाइम्स वी। अगर ये सिचुएशन होती है और इस तरह का सेटअप होता है तो वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक, तो अब कह रहे हैं द अनडिफ्लेक्टिंग कंडीशन विल होल्ड इफ साइंस ऑफ बोथ ई क्यू एंड ई आर रिवर्स। जरा चेक करके देखते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं। जो चार्ज है वो पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आराम से देखना क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अब भी ऊपर की तरफ लगेगा, क्यू इंटू ई नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या ख्याल है, वैसे वी क्रॉस भी आ रहा था नीचे की तरफ, लेकिन चार्ज निगेटिव होते ही मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो दोनों ही फोर्स अगर ऊपर की तरफ हो गए, क्यू टाइम्स वी इंटू वी, ये दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो अब ये कैंसिल नहीं करेंगे, तो अनडिफ्लेक्टेड वाली जो कंडीशन है अब वो होल्ड नहीं करेगी, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड वाली कंडीशन तब होल्ड करती है जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्यू वी वी ये दोनों ही क्या हों, एक दूसरे के अपोजिट हों। ठीक है, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं और तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। पहला तो नहीं चलेगा। दूसरा कह रहे हैं क्यू बोथ क्यू एंड बी आर रिवर्स, दोनों के साइन रिवर्स कर दिए, यानी फोर्स जो चार्ज है वो आपने निगेटिव कर दिया माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो अब जो क्यू ई का फोर्स, इसका दूसरा डायग्राम बना लेते हैं वरना इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। इस तरह की सिचुएशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, वो ऊपर की तरफ ही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वो इधर ही है। चेंज क्या क्या है, तो एक चेंज तो ये है कि क्यू है वो माइनस क्यू हो गया, चार्ज निगेटिव हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था तो बाहर की तरफ ना हो गया, अंदर की तरफ हो गया। ठीक, अब जरा देखते हैं, तो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, जिसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई, वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स, तो जब आप वी क्रॉस वी करोगे, वी क्रॉस बी, तो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड्स, और चार्ज निगेटिव है तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स, तो ये दोनों भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। जरा सी ऑप्शन देखते हैं, बोथ बी एंड ई आर चेंज इन मैग्नीट्यूड बट कीपिंग द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ई फिक्स्ड। बी और ई जो है वो मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट फिक्स। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें उनके रेशियो से मतलब है कि वेलोसिटी जो आ रही है वो ई अपॉन बी आ रही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आप बदल दो, लेकिन दोनों का जो रेशियो है एज लॉन्ग एज वो सेम रहता है और वो वेलोसिटी के बराबर रहता है, तो सिचुएशन अनडिफ्लेक्टेड वाली बनी रही। तो इसमें तो प्रोडक्ट फिक्स्ड कह रहे हैं, तो प्रोडक्ट फिक्स करने से बात नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रेशियो फिक्स करो। फिर कह रहे हैं बोथ बी एंड ई आर डबल, ये परफेक्ट है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप डबल कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी डबल कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डबल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी डबल हो जाएगा। पहले भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, अब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E/B के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। Which particles will have minimum frequency of revolution when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? कह रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं किसकी होगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2πm/qb। जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो आपकी आएगी qb/2πm। अब सेम वेलोसिटी से मूव फेंका गया तो वेलोसिटी तो फ्रीक्वेंसी में आती नहीं है, वेस्ट है वो, ठीक है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगा, जिसका Q/m रेशियो ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका Q/m रेशियो सबसे कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मिनिमम ही पूछ रहे हैं आपसे। तो जरा देखते हैं लिथियम आयन। लिथियम आयन में आयन चार्ज तो +1 है और इसका जो मास होता है वो आपका होता है 7। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो प्लस ही -1 रहेगा और जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है। और प्रोटॉन का चार्ज +1, मास हम कुछ मान सकते हैं m। और हीलियम का अगर हम लिखें इस पर तो चार्ज कितना है प्लस, अगर हम चार्ज लिखें +e तो मास इसका कितना है, मास अगर प्रोटॉन का मास अगर हम माने m तो इसका मास होगा 7m, ठीक है। लिथियम जो होता है वो 3Li7 होता है। प्रोटॉन पे चार्ज +e है, मास कितना हो जाएगा m। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e है और मास इलेक्ट्रॉन का काफ़ी कम होता है m/1836। अगर प्रोटॉन का मास m माना है तो इलेक्ट्रॉन का मास m/1836 होगा। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा होता है। हीलियम पे चार्ज +2e होगा और इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 4m। तो ये Q/m सबसे कम किसका होगा, सबसे कम। जो Q/m सबसे कम समझ में आ रहा है वो मुझे लिथियम का समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे जो मास है वो 7 टाइम्स है और चार्ज +e है, ठीक है। तो Q/m जिसका सबसे कम होगा फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम होगी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी लिथियम की, क्लियर। उससे थोड़ी सी ज़्यादा किसकी होगी, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो Q/m है वो हीलियम का है, हीलियम के न्यूक्लियस का। सॉरी ये +1 है तो ये अल्फा पार्टिकल नहीं है तो इस पर +e चार्ज होगा। तो उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आएगा, प्रोटॉन का। उसके बाद प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी होगी और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि उसका चार्ज तो चलो -e है, मैग्नीट्यूड में चार्ज तो सबके सेम ही है, लेकिन इसका मास काफ़ी कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। A proton of energy 8 electron volt is moving in a circular path in uniform magnetic field. प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की एनर्जी दी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की दी है आपको, और सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो। द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेम पाथ, ये है प्रोटॉन। अब बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, कह रहे हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम पाथ में मूव कर रहा हो, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम, इसमें b है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा b, सेम पाथ में मूव कर रहा है, यानी इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस क्या होगी r। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो रेडियस r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2mk/qb, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनने वाला है k, तो वो हो जाएगा आपका r² q² b²/2m। अब जरा आप गौर से देखो, क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, सेम रेडियस में मूव कर रहा है इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ q²/2m की यूटिलिटी है। तो अल्फा पार्टिकल पे अगर प्रोटॉन पे चार्ज आपका q है तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज जो होगा वो 2q हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, बचा मास। अगर प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास जो होगा वो 4m होता है। 4 ऊपर आएगा और 4 ही क्या आएगा, नीचे आएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में अल्फा पार्टिकल भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में उसी पाथ में मूव कर जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
प्रीवियस क्वेश्चन में, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चार्ज आपका डबल है, मास आपका 4 टाइम्स है, तो चार्ज डबल करते ही 4 ऊपर आएगा और मास 4 टाइम्स करो तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में उसी रेडियस में घूमेगा, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। यानी अल्फा पार्टिकल भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 नहीं होगी, वो भी कितनी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। A positively charged particle falling freely under gravity enters a region having a uniform horizontal magnetic field pointing north to south। इस तरह की सिचुएशन है, ये मान लिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है और ये मान लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। इस तरह की सिचुएशन है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, और एक पार्टिकल है वो फ्रीली गिर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, उसकी वेलोसिटी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, पॉइंटिंग नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो डिफ्लेक्ट किधर होगा, तो जब आप वी क्रॉस वी करके करोगे इसको, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। When a charged particle enters in a uniform magnetic field, its kinetic energy, कोई चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, हमने बात करी हुई है कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो। पावर डिलीवर्ड बाई मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, जीरो। वो इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। कहाँ से आया ये, तो उस आया बेसिक फार्मूले से, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है Q टाइम्स V क्रॉस V, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहता है, और जब परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा, पावर ट्रांसफर बाई पावर डिलीवर्ड बाई मैग्नेटिक फोर्स सब कुछ जीरो होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी क्या बनी रहती है, कांस्टेंट, स्पीड क्या बनी रहती है, कांस्टेंट, वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी आपकी, रिमेन्स कांस्टेंट, ए पार्ट। A long solenoid carrying a current I is placed with its axis vertical as shown in figure। एक लॉन्ग सोलेनॉइड इस तरह से रखी गई है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है I। A particle of mass m and charge q is released from the top of the solenoid। तो सोलेनॉइड का में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक्सिस के पैरेलल होता है, इस तरह से होता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, और उसके मुंह से आपने, मुंह के ऊपर से यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज़ कर दिया, तो जब पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी गेन करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो जो भी फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के बराबर होगा, सी पार्ट। If a charged particle is describing a circle of radius r in a magnetic field with a time period capital T, एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है रेडियस r का किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और टाइम पीरियड कितना है t। तो t का फॉर्मूला जो आता है वो आपका 2πm/q भी आता है, और ये जो टाइम पीरियड है ना ये रेडियस पे डिपेंड करता है, ना उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A particle of mass small m and charge small q is released from rest at the origin as shown in figure। एक m मास और q चार्ज का एक पार्टिकल है, उसको रेस्ट से रिलीज किया गया। The speed of the particle when it has traveled a distance d along the z axis। आराम से समझना हो है क्या इसमें z एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी स्पीड पूछिए जब वो z एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो d है, उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो सिर्फ स्पीड की डायरेक्शन बदलती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, उसकी वजह से कोई स्पीड में इंक्रीमेंट या डिक्रीज तो होती नहीं है, वर्क डन तो कोई करता नहीं मैग्नेटिक फोर्स, जो भी वर्क डन करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा, और उसी के वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो वो होगा क्यू ई नॉट, और उसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है डी, ठीक है। तो कितना वर्क डन हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो उसकी जो स्पीड आएगी v, वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2q ई नॉट इंटू डी बाई एम। सो आंसर विल बी ए पार्ट। A particle of mass small m and charge capital Q moving with a velocity v enters in a region of uniform magnetic field of induction B। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी है आपको B, और उसके पाथ, उस रीजन में उसके पाथ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होती है तो पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ क्या होता है आपका, सर्कुलर, और किसी एंगल पे होती है तो हेलिकल होता है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और यानी इसका मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो परपेंडिकुलर होगी, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा सही, सर्कुलर इफ v डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, आंसर सी बन जाएगा। ऑलवेज सर्कुलर, ये तो गलत है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो तभी जीरो होगा जब या तो उसके पैरेलल होगा एंटी पैरेलल, तो सर्कुलर पाथ नहीं होता, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। A beam of protons with velocity 4 × 10⁵ meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field। इस तरह की सिचुएशन है, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इस डायरेक्शन में है, तो बीम जो एंटर करती है प्रोटॉन्स की वो इस तरह से एंटर करती है, कितने एंगल पे, तो ये एंगल दिया आपको 60, कितनी स्पीड से, तो वो मान लिया स्पीड है v नॉट। उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा, कॉस 60 होगा, और एक कंपोनेंट होगा v नॉट साइन थीटा, साइन 60 होगा वहाँ पे, और इस तरफ क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, इस वेलोसिटी की वजह से मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, और जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, इस वेलोसिटी की वजह से मोशन सर्कुलर होगा। तो जो रेडियस होगी हेलिकल पाथ की, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, सर्कुलर मोशन पे, तो उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, v नॉट साइन थीटा। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो आपका आ जाएगा mv/q भी होता है, v की जगह हम क्या लिखेंगे, v नॉट साइन थीटा ओवर q इंटू वी। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रोटॉन्स का मास पता होता है, प्रोटॉन का चार्ज पता होता है, v नॉट आपको दिया 4 × 10⁵, साइन 60 आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड दिया 0.3 टेस्ला। तो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा बी पार्ट। कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है। A particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along a positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field directed along negative z direction। कुछ इस तरह की सिचुएशन। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी z एक्सिस है, ठीक। तो एक पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, q चार्ज है, और वो कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। उसको कुछ यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है m मास q चार्ज v की वेलोसिटी से, और वो एक ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव z डायरेक्शन की तरफ है, मतलब इन्वर्स है। और लेकिन एक स्पेशल बात है इसमें, कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक है वो, यानी x इक्वल टू ए अगर यहाँ से शुरू होता है तो ये x इक्वल टू बी तक ही है सिर्फ, यानी इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी आपकी b माइनस ए। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन्वर्स है, ठीक। तो ये कह रहे हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड, वेलोसिटी मिनिमम कितनी हो, सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन x ग्रेटर देन b। ये पार्टिकल जो जब वो यहाँ से एंटर कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू करेगा, इस तरह से टर्न लेगा वो। तो ये कह रहे हैं कि पार्टिकल जस्ट x ग्रेटर देन b वाले रीजन में, यानी इस रीजन में पहुँच जाए।
तो इस रीजन में तभी पहुंच सकता है कि सर्कुलर मोशन की जो रेडियस हो वो इस b माइनस ए से क्या हो, स्लाइटली ज़्यादा हो, तभी ये इस रीजन में बाहर निकल के आएगा। एक बार बाहर निकल के आया तो फिर उसके बाद उसका मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेकिन अगर उसकी रेडियस, अगर सर्कुलर मोशन की रेडियस जो है वो b माइनस ए से कम पड़ गई, तो इसका मतलब वो इसी रीजन के अंदर अंदर पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके और यू टर्न मार के 180 डिग्री एंगल कंप्लीट करके और ये बाहर आ जाएगा। तो बस इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, b माइनस ए से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, और जस्ट कह रहे हैं, जस्ट तो एटलीस्ट उसके बराबर तो हो। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है एम वी ओवर क्यू बी, और वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन b माइनस ए होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ग्रेटर देन कितनी आ गई, क्यू बी टाइम्स b माइनस ए अपॉन एम, क्यू बी टाइम्स b माइनस ए अपॉन एम, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। तो मिनिमम वेलोसिटी कम से कम इतनी तो हो, या उससे ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, तो कम से कम इतनी वेलोसिटी तो हो। ये प्रोटॉन, उसका मास दिया आपको और उसका चार्ज दिया है, इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन विद स्पीड, स्पीड भी दी है और एंगल भी दिया है 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे एक्स वाई प्लेन में उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। इफ़ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.14 टेस्ला इज अप्लाइड अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो पाथ कैसा होगा उसका। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल पे है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उनके बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ना 0 है, ना 180 है, ना 90 डिग्री है। इसका मतलब उसका पाथ ना स्ट्रेट लाइन होगा ना सर्कुलर होगा, उसका पाथ उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जो कि हेलिकल होगा। तो पहले तो हेलिक्स बनेगा, सर्किल बनेगा नहीं, तो ए भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अगर बनाएं तो वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी का ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो इस वेलोसिटी का cos 30 कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और sin 30 कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो v/2 वेलोसिटी है इसकी वजह से तो बनेगा सर्किल, और √3 v/2 की वजह से कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो रेडियस के लिए जब हम लिखेंगे एम वी ओवर क्यू वी, तो v की जगह v sin 30 यानी v/2 ओवर क्यू वी। सारी वैल्यूज़ आप पुट करोगे, मास की, वेलोसिटी की, चार्ज के, मैग्नीट्यूड की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको मिलेगी रेडियस। टाइम पीरियड को कोई लेना देना नहीं होता, टाइम पीरियड तो 2πm/क्यूब ही होता है। रेडियस और वेलोसिटी से उसको कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, टाइम पीरियड। तो जब आप कैलकुलेट करोगे सब कुछ तो आपको आंसर मिलेगा सी पार्ट। If electron velocity is 2I plus 3j and it is subjected to a magnetic field of 4k, then speed of electron will change, path of electron will change, both A and B। क्या रहेगा इसका, तो एक चीज़ आप समझो पहले, स्पीड तो चेंज होती नहीं मैग्नेटिक फोर्स से, पाथ चेंज हो सकता है। पाथ तब चेंज हो सकता है, पाथ भी तब चेंज नहीं होता है अगर थीटा जो हो वो 0 डिग्री हो या फिर आपका 180 डिग्री हो, तो पाथ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल है तो सर्कुलर मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, सर्कुलर मोशन। तो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल चेंज, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पूछ रहे हैं इनमें से कौन से पार्टिकल मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगा। जो फॉर्मूला लगेगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो सिंपल फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फोर्स का, QVB। ये मैग्नेटिक फोर्स का होगा। इसका मतलब वेलोसिटी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो जिस पे चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पे -E चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +E चार्ज होता है, हीलियम पे +E, हीलियम पॉजिटिव है तो +E चार्ज है, और लिथियम पे 2 टाइम्स पॉजिटिव है, इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्किल
व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो किसका स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb। वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब मास अपॉन चार्ज का रेशियो जिसका सबसे कम होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी। ठीक, तो मुझे लगता है इसका आंसर बनेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली 1836 टाइम्स कम होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज तो सब पे +1 के इन तीनों पे +1 है और इलेक्ट्रॉन पे -1 है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो तीनों चारों पे सेम है, मैग्नीट्यूड चारों पे सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। An electric current I enters and leaves a uniform circular wire of radius a through diametrically opposite points। एक इलेक्ट्रिक करंट है, I एंटर कर रही है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी दी है आपको a, और एंटर करती है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से लीव कर जाती है। इसका मतलब अगर सब कुछ यूनिफॉर्मिटी है तो अगर करंट I इधर से आ रही है तो डेफिनेटली I/2 इधर से आई जाएगी और I/2 करंट इधर से जाएगी और दोनों ऐड होकर फिर से I करंट ये वापस चली जाएगी। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल Q मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर पासेज थ्रू इट्स सेंटर एट स्पीड v। एक चार्ज पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है अंदर की तरफ, और ये कितनी वेलोसिटी से पास करता है सेंटर को, v वेलोसिटी से। तो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स उस पर कितना लगेगा। तो एक सिंपल सी बात है कि जितना जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है वैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन नीचे है, तो इस पॉइंट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो ये जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो हाफ लूप क्लॉकवाइज करंट का और हाफ लूप एंटी क्लॉकवाइज करंट का है, तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जितना अंदर होगा और दूसरी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बाहर होगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A particle is projected in a plane perpendicular to a uniform magnetic field। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक प्लेन में जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ डेफिनेटली सर्कुलर होता है। और ये कह रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द पाथ, यानी सर्कल के अंदर कितना एरिया होगा वो आपसे पूछा गया। तो सिंपल है, एरिया जो होता है वो πr² होता है और r क्या बनेगा, r होता है mv/qb। तो ये बन गया m² v² ओवर q² इंटू b²। ये हो गया आपका एरिया बाउंडेड। अब आप बताओ क्या ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, जी नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यह तो आंसर बना नहीं। क्या ये मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, जी नहीं, मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। क्या ये काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें और ये हाफ ले लें, एक मास ले लें और v² ले लें, ठीक, तो ये क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एरिया बाउंडेड जो है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये प्रोपोर्शनल। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। A proton moves at a speed of 2 × 10⁶ meter per second in a region of constant magnetic field of magnitude 0.05 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, स्पीड दी है। अब ये कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन व्हेन इट एंटर्स द फील्ड इज 30 डिग्री टू द फील्ड। फील्ड के साथ कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। तो अगर 30 डिग्री एंगल है तो नहीं ये 0 है, नहीं ये 90 है, नहीं ये 180 है, तो पाथ जो रहेगा वो हेलिकल रहेगा। When you look along the direction of magnetic field, the path is a circle। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग अगर आप देखोगे, मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इस परपेंडिकुलर टू द फील्ड की वजह से होगा पाथ सर्कुलर और अलोंग द की वजह से स्ट्रेट लाइन, तो ये पाथ कैसा बनेगा, हेलिकल, इस तरह से। ठीक, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको पाथ कैसा दिखेगा, तो आपको पाथ दिखेगा एकदम सर्कुलर।
तो वही आपसे पूछ रहे हैं, हाउ फॉर विल द प्रोटॉन मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी व्हेन 2 प्रोजेक्टेड सर्कल्स हैव बीन कंप्लीटेड। जब 2 सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो कितना आगे मूव कर जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो गया 2 टाइम्स टी। टी कितना होता है 2πm/qb, ये टाइम हो गया। और आगे ले जाने वाली जो वेलोसिटी होगी इसको, वो होगी v cos 30। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस को अगर हम s लिखें तो ये हो जाएगी v cos 30 इंटू टाइम t। सारी वैल्यू हैं, सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, सारी वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है आपको। और इसमें जो आपको आंसर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली ए पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का मास है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, सब कुछ चीज़ें आपको पता है इसमें। द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी। मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो अगर एंगल 0 और 180 डिग्री हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर एंगल 90 डिग्री हो तो पाथ सर्कुलर होता है। अगर एंगल 90 और 0 के बीच में कुछ भी होता है तो पाथ हेलिकल होता है। पैराबोला कभी नहीं होता है। तो आंसर इसके 3 बनेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट एंड डी पार्ट। इफ ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर वैसे भी नहीं लगेगा, चाहे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो या मत हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता भी है तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट में। लेकिन अगर वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पक्का जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का जीरो होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शनल है, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। दोनों केसेस में उसको फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि वो पार्टिकल कहाँ है आपका, रेस्ट में। तो आंसर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, परफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, ये भी सही है। तो आंसर बनेगा ए पार्ट एंड डी पार्ट। इफ ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट्स, एक चार्ज पार्टिकल है और उसको ग्रेविटी फ्री रूम में प्रोजेक्ट करा जा रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड। प्रोजेक्ट कर दिया गया इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है तो अब उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से कोई भी उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़रूरी नहीं, देयर मस्ट बी एन मैग्नेटिक फील्ड ये भी ज़रूरी नहीं। बिना मैग्नेटिक फील्ड के अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो, ये एकदम सही है, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो कोई भी फोर्स नहीं होगा जो कि इसको डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो रहेगा ही रहेगा। इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। An electron is moving along a positive x-axis. You want to apply a magnetic field for a short time so that the electron may reverse its direction and move parallel to the negative x-axis. This can be done by applying magnetic field along. तो जरा समझना आपको, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था तो आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि जो फोर्स लगे वो इस तरह से लगे, ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन ऐसे टर्न होकर और 180 डिग्री कंप्लीट करके ये वापस माइनस एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर दे। या तो फोर्स ऊपर लगे या फिर फोर्स नीचे की तरफ लगे। अगर नीचे की तरफ भी लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बेंड होकर 180 डिग्री कंप्लीट करके अपनी माइनस एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। इन दोनों में से कोई भी फोर्स की डायरेक्शन बन सकती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो आप आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा लो या आप इनवर्स डायरेक्शन में लगा लो। अगर आपने इनवर्स डायरेक्शन में लगाया मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मूव करके आएगा क्योंकि वी क्रॉस वी होगा ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस पाथ से घूम के 180 डिग्री टर्न करके वापस लौट जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस वी होगा नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगा उस पर ऊपर की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिला के जेड एक्सिस ही होना चाहिए, वाई एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के कोई बात बनेगी नहीं। ठीक है, एक चीज़ और समझो आप, क्या इलेक्ट्रॉन ढंग से समझना है। अब वो 3D वाली बात है कि मान लिया, ढंग से समझना है आपको, जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है और ये मान लिया आपकी जेड एक्सिस है।
तो इलेक्ट्रॉन आपने समझ लिया वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन में घूम के ऐसे वापस चला गया, एक्स वाई प्लेन में नीचे से घूम के वापस चला गया। क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो जा सकता है, एक्स जेड प्लेन में घूम के ऐसे वापस चला जाए और एक्स जेड प्लेन में ऐसे घूम के वापस चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे होगा तब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई और जेड एक्सिस दोनों के अलॉन्ग हो सकता है, तो वाई एक्सिस भी आंसर बनेगा, जेड एक्सिस भी आंसर बनेगा। ए पार्ट एंड बी पार्ट ये ओनली वाले हैं, इसलिए ये आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, फिर से आप समझो जरा ढंग से। हो सकता है वो वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन में घूम के ऐसे वापस चला जाए, ऐसे घूम के वापस चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है एक्स जेड प्लेन में ऐसे एक्स जेड प्लेन में घूम के वापस चला जाए और ऐसे एक्स जेड प्लेन में घूम के वापस चला जाए, कैसा भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है और आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है।